ऑलराइट, हेलो एवरीवन, आई एम CS सौम्य कटारिया और मैं आप लोगों के पास आई हूँ आज CSAS 3 लेकर। हम लोग अभी तक पिछले वीडियोस में 2 CSAS दैट इज कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने उसमें CSAS 1 और CSAS 2 पढ़ा था। CSAS 1 जो है वो बेसिकली ऑडिटर के एंगेजमेंट के बारे में बताता है कि ऑडिटर जब कभी भी अग्रीमेंट करता है कंपनी के साथ, ऑडिटी के साथ या एंगेजमेंट करता है ऑडिटी के साथ, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें, और हम लोग CSAS 2 भी पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ऑडिटर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, मतलब उसको रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, उसको वर्किंग पेपर्स कैसे बनाने हैं, ये सब जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को आज वाले वीडियो में पढ़ना है CSAS 3, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हेन एन ऑडिटर ट्राइज टू टेक अ थर्ड पार्टी ओपिनियन। थर्ड पार्टी ओपिनियन क्या होता है, मतलब किसी और बंदे से अगर वो ओपिनियन लेता है, किसी और बंदे से अगर वो कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेता है, तो फिर ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो हम CSAS 3 में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करेंगे बिना कुछ टाइम वेस्ट किए फटाफट से। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मटेरियल है, ये जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, दैट इज योर मॉड्यूल। ठीक है, तो आप लोग जो मॉड्यूल है वो आप लोग स्टडी मटेरियल ICSI की वेबसाइट पर जाकर एकेडमिक कॉर्नर में न्यू सिलेबस में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है, आप स्टडी मटेरियल पर जाकर अपना मटेरियल निकाल सकते हो, मॉड्यूल निकाल सकते हो। ठीक है, उसी में यूनिट नंबर 8 में ये चैप्टर आपको है। यूनिट नंबर 8 में चैप्टर है ऑडिट, और ऑडिट का है CSAS 3। चलो ऑल राइट, ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि CSAS 3 का स्कोप क्या है। देखो गाइज, हम लोगों को इसमें 6 पॉइंट्स पढ़ने, कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं? 6 मतलब 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप। इसका स्कोप क्या है? ये बेसिकली ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो हर सेक्रेटल ऑडिट पर एप्लीकेबल है, मतलब कि जितने भी सेक्रेटल ऑडिट अब होंगे उन सब पर ये पर्टिकुलर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। इसका ऐसा कोई भी मायना नहीं है कि भाई सिर्फ इसी टाइप की कंपनी का अगर ऑडिट करोगे तो एप्लीकेबल है, या सिर्फ इसी टाइप की कंपनी का करोगे तो एप्लीकेबल है। सब टाइप की कंपनीज का ऑडिट जब आप करने जाओगे, सेक्रेटरियल ऑडिट जब आप करने जाओगे, तो ये CSAS 3 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है सबको? एंड दिस स्टैंडर्ड डील्स विद बेसिस एंड मैनर ऑफ फॉर्मिंग ऑडिटर्स ओपिनियन। तो जब भी हमारा मिस्टर सेक्रेटरी ऑडिटर ओपिनियन बनाने जाता है, ओपिनियन बनाना मतलब कि जब वो एक फाइनल ओपिनियन देता है, एक फाइनल कंक्लूजन देता है कि भाई कंपनी कंप्लायंट थी या नहीं थी, कंपनी ने लॉ फॉलो किए या नहीं किए, तो जब भी एक ओपिनियन बनाने जाता है ऑडिटर, तो तब उसको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो हम इस ऑडिट में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कब से एप्लीकेबल है मैम? देखो बड़ा सिंपल है ये, दिस इज इफेक्टिव and has to be followed and accepted by the auditor on or after 1st July 2019 and mandatory on or after 1st April 2020। तो बेसिकली 1st जुलाई 2019 से लेकर 1st अप्रैल 2020 तक जितने भी ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट की मतलब ये वाली एंगेजमेंट नहीं, एंगेजमेंट करना मतलब कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया, ऑडिट स्टार्ट किया 1st जुलाई 2019 से 1st अप्रैल 2020 तक, ये ऑडिटर्स के पास ऑप्शनल था कि आपको फॉलो करना है तो आप करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन 1st अप्रैल 2020 के बाद जितने भी ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट की है उन सब पर ये एप्लीकेबल है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। अब इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है कि ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको तरीका बताता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन। भाई हमने एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के टाइम पे क्या बातों का ध्यान रखना है वो हम 1 में पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों को ऑडिट का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और ऑडिट का एविडेंस कलेक्ट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है वो हम 2 में पढ़ चुके हैं। अब जब हम ओपिनियन बनाने जाएंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो हम किस में पढ़ रहे हैं मेरी जान? 3rd में पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली ये बताता है बेसिस एंड मैनर ऑफ कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंस। तो जो भी ऑडिट एविडेंस आप ड्रॉ कर रहे हो उस टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो हमें स्टैंडर्ड में पढ़ना है।
क्लियर है। अब स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया आपको 6 पॉइंट्स पढ़ना है, तो 6 पॉइंट्स पढ़ने से पहले उसमें कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सो बेसिकली हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। अब डेफिनेशंस का क्या है कि जो आप CSAS 1 और 2 में पढ़ चुके हो वो तो आपको पढ़नी है, 3 वाली डेफिनेशंस भी पढ़नी है। अब थर्ड वाली डेफिनेशन कौन सी है? सबसे पहले ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस क्या है? ऑडिट एविडेंस मतलब वही एविडेंस जो CSAS 2 में था। अब CSAS 2 में ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। देखो, audit evidence refers to the relevant information and documents gathered in course of the audit for arriving to the conclusion on which the auditor's opinion is based. So basically audit evidence मतलब क्या है? ऐसी information, कैसी information? Relevant information और relevant documents। देखो यार भाई, ऑडिटर ऑडिट करते टाइम 25 चीजें कलेक्ट करेगा, मतलब बहुत सारी चीजें कलेक्ट करेगा, सब तो काम नहीं आएगी, सारी इंफॉर्मेशन तो यूजफुल नहीं होगी। तो जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो रेलेवेंट है, जिसके बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूजन पर आएगा और अपना ओपिनियन बनाएगा, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस जो CSAS 2 में था वही ऑडिट एविडेंस हमारा CSAS 3 में भी है। क्लियर है? चलो वापस नीचे आएंगे हम। अब उसके बाद नेक्स्ट इज मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट का मतलब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टेटमेंट जो कि गलत है, दैट इज फॉल्स है, इनकरेक्ट है मतलब उसके फैक्ट्स और फिगर्स गलत बताए गए हैं, इनकम्प्लीट है मतलब अधूरा है, मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग एक ऐसा वर्ड होता है जो जानबूझ के किया जाता है, आपको भटकाने के लिए किया जाता है, आ रहा है समझ में? या फिर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को या मटेरियल फैक्ट को जानबूझकर दबाता है या कुछ और दिखाने की कोशिश करता है, उस सारी इंफॉर्मेशन को हम मिसस्टेटमेंट बोलेंगे। तो मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या? अगर कोई कंपनी भाई अपने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स बना के रखी है, हम एज एन ऑडिटर कंपनी के उन्हीं डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स का ऑडिट कर रहे हैं, करेक्ट है ना? सो बेसिकली माय पॉइंट इज कि अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, फॉल्स है, इनकम्प्लीट है, मिसलीड करने के लिए लिखी गई है, मिसरिप्रेजेंट की गई है, और या कोई मटेरियल, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को उन्होंने दबाने की कोशिश की है, तो सारी हरकतों को हम क्या बोलेंगे? मिस स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे मेरी जान? मिस स्टेटमेंट। क्लियर है? अब तीसरा आता है हमारी तीसरी जो डेफिनेशन है वो आती है मटीरियलिटी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिस पर क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से सुनना। What is materiality? It is a threshold above which missing or incorrect information is considered to have an impact on the decision making of the auditor. अब देखो, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मिसस्टेटेड है, अब मिसस्टेटमेंट तो आप लोग समझ गए हो कि भाई फॉल्स है, इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिसस्टेटेड है और मिसस्टेटमेंट होने के कारण ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो बदल गया है, मतलब कि अगर वो इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड नहीं होती तो ऑडिटर का ओपिनियन कुछ और होता, और अगर वो इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है तो ऑडिटर का ओपिनियन कुछ और है, दैट मींस वो इन मिसस्टेटमेंट मटेरियल माना जाएगा। सो एनी इंफॉर्मेशन who has a great influence on the auditor's opinion, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे ऑडिटर जो इतनी रेलेवेंट है, जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर का ओपिनियन बदल सकता है उस इंफॉर्मेशन से, तो उसको हम मटेरियल इंफॉर्मेशन बोलेंगे, और अगर उसका मिस स्टेटमेंट होता है तो उसको हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। सो इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज मटेरियल। अब कोई भी इंफॉर्मेशन को मटेरियल तब मानेंगे जब उसका ओमिट होना या उसका मिस स्टेटमेंट होने से ऑडिटर का ओपिनियन बदल सकता है। आ रहा है समझ में? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसका फर्क ही नहीं पड़ता है, वो गलत भी लिखा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो सही भी लिखा है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ता है लेकिन ऑडिटर का ओपिनियन चेंज नहीं होगा, तो इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके होने के कारण या ओमिट होने के कारण या मिसस्टेट होने के कारण ऑडिटर का ओपिनियन ही बदल चुका है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट माना जाएगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। उसके बाद हम आते हैं रिकॉर्ड्स पे। भाई कंपनी को बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है?
कौन कौन से रिकॉर्ड्स हो गए इसमें, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, मिनट्स, रिटर्न्स, फॉर्म्स, बुक्स हो गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, अग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम हो गए, फिर बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, चार्ज, बहुत सारे रजिस्टर्स हो गए, कंपनी के साथ की करस्पॉन्डेंसेस। करस्पॉन्डेंस समझते हो आप लोग? करस्पॉन्डेंस मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एक लेटर भेजा अपने सप्लायर को, तो वो क्या हो गया, एक करस्पॉन्डेंस हो गया। करस्पॉन्डेंस का मतलब ही क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो इस सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये अल्टीमेटली होते क्या है, रिकॉर्ड्स। क्या होते हैं गाइस, रिकॉर्ड्स। क्लियर है बहुत अच्छे से। और आखिरी हमारी डेफिनेशन जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट इज थर्ड पार्टी। अभी थर्ड पार्टी का मतलब क्या, थर्ड पार्टी मींस एनी पर्सन, ध्यान से सुनना, कोई भी पर्सन जिसका कंपनी से या ऑडिट से डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन उसका ओपिनियन मैटर जरूर करता है, जैसे कंपेटिटर, जैसे सप्लायर, जैसे कस्टमर, जैसे गवर्नमेंट। आ रहा है समझ में? ऐसे लोग जो कंपनी से जिनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, जैसे एम्प्लॉय डायरेक्ट कनेक्शन है, आ रहा है समझ में, लेकिन या ऑडिटर खुद डायरेक्ट कनेक्शन, लेकिन उसका इनपुट या उसकी इंफॉर्मेशन या उसका ओपिनियन जो है वो ऑडिटर के क्या कर सकता है, ऑडिटर के कंक्लूजन को या ऑडिटर के ओपिनियन को अफेक्ट कर सकता है। और थर्ड पार्टी ओपिनियन में एक्सपर्ट ओपिनियन भी इंक्लूड होता है, जो ऑडिटर खुद चलकर जाता है और पूछने जाता है कि सर आप मुझे बताइए मैं इस पर्टिकुलर केस में क्या करूं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने थोड़ा बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, मेरी स्टडी नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे फेमा नहीं आता अच्छे से, तो मैं ऐसे फेमा वाले एक्सपर्ट के पास जाऊंगी और उससे ओपिनियन लूंगी, उसको भी मैं क्या मानूंगी, थर्ड पार्टी ओपिनियन। या फिर अगर मैं किसी सप्लायर से जाकर, कंपनी के सप्लायर से जाकर इंफॉर्मेशन लेती हूँ, उन दोनों के बीच में कोई करस्पॉन्डेंस हुआ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेती हूँ, उन दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेती हूँ, तो वो भी क्या माना जाएगा, थर्ड पार्टी ओपिनियन। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब मैम इंट्रोडक्शन इतना बड़ा था, सीएसईएस कितना बड़ा होगा, नहीं सीएसईएस छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 6 पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहला हमारा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द ओपिनियन। द फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द ओपिनियन। जब भी आप अपना ओपिनियन बनाओ, जब भी आप अपना कंक्लूजन पे आने की कोशिश करो, तो आपको 4 बातों का ध्यान देना है, दैट इज COTC। क्या है गाइस, COTC क्या है, COTC, दैट इज कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी, T फॉर टाइमलीनेस एंड C फॉर कॉन्ट्रडिक्टरी। ठीक है। अब सी क्या है, ये चारों प्रिंसिपल्स हैं गाइस। सबसे पहले कंप्लीटनेस का प्रिंसिपल क्या है, ऑडिटर शुड कंसिडर ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बिफोर इशूइंग अ रिपोर्ट। आपको सारे एविडेंस, हम ऑडिट एविडेंस तो पढ़ चुके हैं, क्या है, सारे ऑडिट एविडेंस को आपको ध्यान में देना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकते, नहीं यार ये एविडेंस अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, इसको नहीं लेंगे, नहीं अच्छा लग रहा है इसको लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। you have to consider all the evidences, so evidences should be complete in itself। सारे एविडेंस को, कंप्लीट एविडेंस को आपको कंसिडर करना है अपना ओपिनियन बनाने के पहले। सो प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस हो गया। अब दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। आपका ऑब्जेक्टिविटी में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी रिपोर्ट है वो सारी फैक्चुअली करेक्ट है, और फाइंडिंग्स और कंक्लूजन जो है वो आपने प्रॉपर मैनर में उसको प्रेजेंट किया है। आ रहा है समझ में? मतलब कि जजमेंट बनाने से पहले अगर आपने बहुत रैंडमली एविडेंस उठा उठा के देखने लग गए और अपना जजमेंट बनाने लग गए, तो वो अच्छे से नहीं होगा। जो एविडेंस आपने कलेक्ट किया है उसमें इंफॉर्मेशन सारी करेक्ट होनी चाहिए, सबसे पहली चीज, और साथ में वो वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या, कि भाई जो एविडेंस, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया, आप उसको या तो फिजिकली या आप सॉफ्ट कॉपी में आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करो, ताकि फिर आप उस एविडेंस को एनालाइज कर पाओगे और फिर एक सही ओपिनियन बना पाओगे। क्लियर है? तो सबसे पहला क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस C, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी O, फिर क्या है T फॉर टाइमलीनेस। आप रिपोर्ट को सही टाइम में बना लो प्लीज, ज्यादा डिले मत करो, आपकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी कि भाई इसने तो ओपिनियन बनाने में इतना टाइम लगा दिया, इससे तो हम किसी और ऑडिटर को ले लेते। तो कभी भी आपको ऑडिट करते टाइम में ध्यान रखना है कि यू हैव टू कीप इट टाइमली। आपको टाइमलीनेस का ध्यान रखना है कि आपका जो रिपोर्ट है, आपका जो ओपिनियन है वो टाइमली बन जाए। उसके बाद कॉन्ट्रडिक्टरी, ये ध्यान रखना,
that you have to check the accuracy of facts and incorporate responses from the concerned persons. आपको सिर्फ जो कंपनी इंफॉर्मेशन देनी है सिर्फ उसके बेसिस पे आपको ओपिनियन नहीं बनाना है, आपको हर जगह से वो फैक्ट्स को, वो फिगर्स को हर जगह से डबली श्योर करना है। मतलब कि अगर कंपनी बोल रही है कि मैंने उस बंदे से 5 करोड़ का माल खरीदा, तो उस बंदे से भी क्रॉस चेक करो कि 5 करोड़ का माल खरीदा या नहीं। तो अगर बाय चांस उसका फिगर और कंपनी ने जो फिगर बोला है वो अगर कॉन्ट्रडिक्ट करता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आ रहा है समझ में? सो द पॉइंट इज कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी फिगर्स या फैक्ट्स बता रही है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करें, तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होने चाहिए। क्लियर है सबको? सो COTC क्या है? सबसे पहले कंप्लीटनेस, कि आपको सारे एविडेंस कंसिडर करने हैं। O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन, आप जिस भी बेसिस पे आप एविडेंस ड्रॉ कर रहे हो, ओपिनियन ड्रॉ कर रहे हो, वो सारे एविडेंसेस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए। टाइमलीनेस मतलब प्रॉपर टाइम पर आप रिपोर्ट दो, और कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब कि आपको फैक्ट्स को डबल चेक करना है, अलग अलग जगह से चेक करना है। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे से। और जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिले, आपके पास पूरा राइट है, आप उससे कंपनी से उसके बेसिस पे आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो, आप ओपिनियंस ले सकते हो, आप दूसरे लोगों से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं किया गया है। क्लियर है? तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन। अब सेकंड हमारा है प्रेसिडेंट्स एंड प्रैक्टिसेस। सेकंड क्या है हमारा? प्रेसिडेंट्स एंड प्रैक्टिसेस। बेसिकली प्रेसिडेंट्स मतलब क्या? प्रेसिडेंट्स मतलब जो पहले होता था। तो अगर CS आ चुके हैं 4, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी प्रैक्टिस भूल जाओगे, वो तो आपको करनी है फॉलो। जो पहले चलता था वो तो आपको फॉलो करना ही है, उसके एडिशनली आपको ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 1 to 4 फॉलो करना है। सो ये वाला जो सेकंड पॉइंट है वो तो बड़ा सिंपल है। क्या बोलता है मेरी जान? कि आपको यू हैव टू फॉलो ऑल द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल द प्रोसीजर्स दैट यू हैव बीन फॉलोइंग और फ्रॉम एनी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑडिट। जो आप पहले अभी तक फॉलो करते आ रहे थे वो तो आपको करना ही है। क्लियर है? उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है थर्ड पार्टी ओपिनियन। अब ये ध्यान से सुनना, ऑडिटर को कुछ बातों का, 4 बातों का ध्यान देना है थर्ड पार्टी ओपिनियन लेते टाइम पे। सबसे पहला, ऑडिटर को ये फैक्ट बताना पड़ेगा कि उसने थर्ड पार्टी से ओपिनियन लिया है या थर्ड पार्टी से रिपोर्ट ली है। अब रिपोर्ट और ओपिनियन में क्या डिफरेंस है? देखो यार, एक होता है कि आप सिर्फ उससे एक रिपोर्ट, आप सिर्फ उससे एक ओपिनियन ले रहे हो और ओपिनियन के बेसिस पे उसने जो बोला आपने वो सुना और आपने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया, वो होता है ओपिनियन। एक होता है थर्ड पार्टी रिपोर्ट, कि उसने बाकायदा खुद पूरी स्टडी की और खुद उसने एक रिपोर्ट बनाकर आपको दी है। आ रहा है समझ में? सो ईदर यू टेक थर्ड पार्टी रिपोर्ट और यू जस्ट टेक अ थर्ड पार्टी ओपिनियन, यू हैव टू put that into the report. You have to intimate that in your auditor report कि भाई आपने third party report या third party opinion लिया है, and you should also record the circumstances necessitating that. ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि आपको थर्ड पार्टी ओपिनियन या थर्ड पार्टी रिपोर्ट लेनी पड़ी, वो भी आपको रीजन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप बता दो कि आपने थर्ड पार्टी ओपिनियन लिया है या रिपोर्ट ली है, और क्यों लिया है वो भी आप बताओ। दूसरी चीज आप ये बताओगे कि उसने दिया या नहीं दिया, उसने रिपोर्ट दी या नहीं दी, या उसने ओपिनियन दिया या नहीं दिया, और दिया तो क्या दिया। ठीक है? उसके बाद आप बताओगे कि उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थर्ड पार्टी ने दी। तो आपको बेसिकली बताना है यहाँ पर तो कि एग्जैक्टली थर्ड पार्टी ने आपको क्या क्या बताया है। क्लियर है? उसके बाद आप बताओगे that the auditor shall, if necessary and feasible, carry out a supplemental test to check the veracity of the third party report. Veracity मतलब authenticity, veracity मतलब authenticity, authenticity मतलब valid। तो ये ऑडिटर को हम ऐसे सुझाव दे रहे हैं कि भैया अगर आप किसी थर्ड पार्टी से रिपोर्ट लेते हो या थर्ड पार्टी से ओपिनियन लेते हो, तो प्लीज आप उस पर एक सप्लीमेंट्री टेस्ट रन कर लो। सप्लीमेंट्री टेस्ट रन करना मतलब कि आप खुद उससे कुछ फिगर्स क्रॉस चेक कर लो जो कंपनी ने दिए हैं, ताकि बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि वो जानबूझ के कंपनी को डुबाने के लिए गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हो, या जानबूझ के वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो किसी और से पैसे लिए इसलिए, या फिर उसको खुद को ही कम अक्ल है कि वो थर्ड पार्टी रिपोर्ट गलत दे रहा है।
सो माय पॉइंट इज कि आप कंप्लीटली ऐसा मत सोचो अरे थर्ड पार्टी ने जो बोला वो पत्थर की लकीर, नहीं, आप थर्ड पार्टी पर भी टेस्ट, सप्लीमेंटल टेस्ट मतलब साइड बाय साइड टेस्ट रन कर सकते हो कि वो जो बोल रहा है वो वैलिड, वो ऑथेंटिक, वो वेरासिटी है नहीं है उसमें कि नहीं। क्लियर है? सो देयर आर 4 थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इफ यू टेक थर्ड पार्टी ओपिनियंस। फर्स्ट इज कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसमें आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, जब आप ओपिनियन दो तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बता दो कि भाई मैंने थर्ड पार्टी रिपोर्ट या ओपिनियन लिया, क्यों लिया ये रीजन भी बताओ, फिर क्या उसने दिया या नहीं दिया वो भी आप बताओ, फिर उसने क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दिया, आपके क्या ऑब्जर्वेशंस थे आप वो बताओ, और आपको जरूरत पड़े तो आप उस पर सप्लीमेंटल टेस्ट भी रन कर सकते हो क्योंकि वो भी इंसान है, थर्ड पार्टी भी इंसान है और उससे भी गलतियां हो सकती है। तो हमने पहला क्या देख लिया, पहले हमने देख लिया प्रोसेस फॉर्मिंग द ओपिनियन सीओटीसी, फिर हमने प्रेसिडेंस जो चलते थे, मतलब इसके पहले जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड चलते थे वो तो आपको फॉलो करने ही है। उसके बाद थर्ड पार्टी ओपिनियन लेते रहे, हमें किन बातों का ध्यान रखना है हमने वो थर्ड पॉइंट पढ़ा। अब चौथा पॉइंट देखो, दो टाइप के ओपिनियन आपके बनेंगे, कितने टाइप के, दो टाइप के, एक आपका होगा मॉडिफाइड, ठीक है, एक होगा आपका मॉडिफाइड और एक होगा आपका अनमॉडिफाइड। सबसे पहले हम देखते हैं अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड जो होता है ना गाइस वो होता है क्लीन ओपिनियन। क्लीन ओपिनियन मतलब साफ सुथरी कंपनी है भाई, मतलब कंपनी ने सारा कंप्लायंस जो भी लॉज एप्लीकेबल है उसको टाइमली ड्यूली कंप्लाई किया है। आ रहा है समझ में? और जितने भी कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं जो भी ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब जो भी मटेरियल रिकॉर्ड्स थे वो मिस स्टेटमेंट से फ्री थे और कंपनी ने सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन किया है। तो ऑडिटर अल्टीमेटली कब ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा, क्लीन ओपिनियन कब देगा, जब कंपनी ने सारे एप्लीकेबल लॉज को ड्यूली और टाइमली कंप्लाई किया है और कंपनी ने सारे रिकॉर्ड जो उसने ऑडिट एविडेंस में दिखाए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स को टाइमली मेंटेन किया एंड दे आर फ्री फ्रॉम एनी मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, मिस स्टेटमेंट मतलब ऐसी चीज कि वो होने के कारण, वो गलती होने के कारण ऑडिटर का ओपिनियन बदल जाता है, तो ऐसे कोई मिस स्टेटमेंट है नहीं। क्लियर है? अब एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब जिसमें कंपनी में भाई गड़बड़ है, झोल है, कंपनी ने रायता फैला रखा है। तो अगर ऑडिटर को लगता है ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर, देखो यहाँ पर ऑडिट एविडेंस, दो पॉइंट्स जो है वो ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर है, दो पॉइंट्स किस पर है, ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन ही नहीं कर पाया। तो सबसे पहले वो जो मॉडिफाइड ओपिनियन है वो कब देगा, सबसे पहले दो पॉइंट्स कौन से, ऑडिट एविडेंस मिलने के बाद उसको पता चला नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस है, या फिर रिकॉर्ड्स, यहाँ पर क्या था फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या हो गया रिकॉर्ड्स फ्री फ्रॉम आर नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। सो बेसिकली यही दो पॉइंट्स हमने यहाँ पर रिपीट किए हैं। क्लीन ओपिनियन में वो फ्री ऑफ मिसस्टेटमेंट था और लॉ कंप्लाई किए थे, और मॉडिफाइड ओपिनियन में नॉन कंप्लायंस हुआ है और मिसस्टेटमेंट से फ्री वो नहीं है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट इज he is unable to obtain sufficient evidence to and that there is due compliance with the applicable laws. So basically वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि अब वो इतना सफिशिएंट, इतना इनफ जो ऑडिट एविडेंस है, इतना अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो गैदर ही नहीं कर पाया कि वो ये चीज को कंक्लूड कर सके कि कंपनी ने कंप्लायंस नहीं किया या कंपनी ने कंप्लायंस किया, वो इस चीज को कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो इतना सफिशिएंट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस नहीं गैदर कर पाया कि वो ये नहीं बता पा रहा है कि कंपनी ने मिस स्टेटमेंट से फ्री था या नहीं था, मतलब कंपनी के जो रिकॉर्ड्स थे वो फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स थे या नहीं थे। आ रहा है समझ में? तो ऑडिटर गड़बड़ वाला ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, या तो उसको पता चल चुका है कि कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया, या फिर उसके जो रिकॉर्ड्स है वो फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट नहीं है, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स, या फिर वो इतना एविडेंस ही गैदर नहीं कर पाया कि वो ये बता दे कि कंपनी कंप्लायंट थी, ठीक है, या फिर वो इतना एविडेंस गैदर नहीं कर पाया कि वो ये बता दे कि कंपनी के रिकॉर्ड्स वर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? अगर ऑडिटर ऐसे एविडेंस गैदर नहीं कर पाता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्लेमर ओपिनियन। क्या बोलते हैं गाइस? डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो चाहे आप डिस्क्लेमर ओपिनियन दो, आप मॉडिफाइड दो, आप अनमॉडिफाइड दो, डिस्क्लेमर जो होगा मॉडिफाइड का ही पार्ट होगा। आप कैसा भी ओपिनियन दो, आपको जो ओपिनियन है वो इटैलिक्स या बोल्ड लेटर्स में लिखना है।
क्लियर है सबको? जो आपका ओपिनियन होगा वो किस में होगा? इटैलिक्स में, जो टेढ़ा टेढ़ा नहीं लिखते हैं वर्ड में, इटैलिक्स या बोल्ड लेटर्स में होगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का। अब नेक्स्ट आता है लिमिटेशन, ये भी फोर्थ पॉइंट का ही पार्ट है। ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद अगर जिस अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया है, अगर वो आपके ऑडिट के स्कोप पर जो भी आप ऑडिट कर रहे हो उस पे आप पे लिमिटेशन लगा, नहीं ये चेक मत करो, वहां मत जाओ, उनसे बात मत करो, ये इंफॉर्मेशन तो हम ये नहीं दे सकते, ये सारे लिमिटेशंस होते हैं। मतलब जब एंगेजमेंट किया, जब अग्रीमेंट किया तब ये कोई लिमिटेशन नहीं लगाए, एंगेजमेंट के बाद अगर कोई लिमिटेशन लगाए और उसके कारण ऑडिटर एविडेंस गैदर नहीं कर पा रहा है और ओपिनियन नहीं बना पा रहा है, तो सबसे पहले तो वो इज्जत से रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? वो इज्जत से रिक्वेस्ट करेगा। किसे रिक्वेस्ट करेगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। क्लियर है? क्या रिक्वेस्ट करेगा? सर प्लीज लिमिटेशन को रिमूव कर दीजिए। ठीक है? अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी डेढ़ शानी है, डेढ़ शानी मतलब नहीं हम लिमिटेशन रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि रिमूव किया तो पत्ते खुल जाएंगे, तो अगर वो मना कर देती है, ये लिमिटेशन रिमूव करने से फेल हो जाती है, तो ऑडिटर यही चीज अब किसको बताएगा? बोर्ड को बताएगा, मैनेजमेंट को बताएगा कि देखो भाई ये लिमिटेशन मुझ पर लगाई जा रही है और मुझ पर से लिमिटेशन नहीं हटाई जा रही है और मैं एविडेंस गैदर नहीं कर पा रहा। फिर भी अगर लिमिटेशन नहीं हटाते हैं, मतलब अल्टीमेटली मैनेजमेंट भी कुछ काम का नहीं निकलता है और उसके कारण ऑडिटर सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर नहीं कर पाता है। देखो वर्ड्स को पकड़ो, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है? तो ऐसे केस में उसके दो इंप्लीकेशंस होंगे। ठीक है? यहाँ पे और लिखा है, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। या तो क्या होगा? If the auditor concludes that the possible effects of unavailable audit evidence could be non-material, the auditor shall qualify the opinion. मतलब कि लिमिटेशन के कारण जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को नहीं मिला, ध्यान से सुनना, लिमिटेशन के कारण जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को नहीं मिला वो इममटीरियल था, वो नॉन मटीरियल था, मतलब उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑडिटर अपना ओपिनियन दे देगा। करेक्ट है? लेकिन या फिर सेकेंड इंप्लीकेशन क्या है? इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट जो अनअवेलेबल एविडेंस है वो मटीरियल है, तो ऑडिटर कैसा ओपिनियन देगा? डिस्क्लेमर ओपिनियन। डिस्क्लेमर ओपिनियन होता ही क्या है कि चूंकि कंपनी ने मुझ पर लिमिटेशन लगाई, मैं एविडेंस गैदर ही नहीं कर पाया, और गैदर नहीं कर पाया तो मैं ओपिनियन बना ही नहीं पाया, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो एक हमने देखा अनमॉडिफाइड, जो तो क्लीन है कि भाई कंप्लायंस भी हुआ है और रिकॉर्ड भी फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है। एक होता है मॉडिफाइड, मॉडिफाइड कि भाई कंप्लायंस भी नहीं है कंपनी में और रिकॉर्ड्स भी फुल ऑफ मिसस्टेटमेंट है या फिर नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स है। और एक होता है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर भी किसका पार्ट होता है? मॉडिफाइड का होता है, जिसमें वो बोलेगा कि कंपनी ने इतने लिमिटेशन मुझ पे लगा दिए कि मैं ओपिनियन बना ही नहीं पाया। मैं क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि जो ऑडिट एविडेंस में गैदर नहीं कर पाया, जो अनअवेलेबल हो गए थे, वो मटीरियल थे, जिसके कारण मैं ओपिनियन ड्रॉ नहीं कर पाया। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का है क्या? अब फिफ्थ पॉइंट, भाई एक जो पैराग्राफ होता है ऑडिटर का, वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी होता है, मतलब एक अलग सेक्शन होता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब उसमें वो क्या क्या बताएगा? सबसे पहले वो बताएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट। सो बेसिकली दो चीजें वो बताएगा, किसमें? पहले पॉइंट में, कि भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा कि कंपनी ने कंप्लाई किया या नहीं किया और कंपनी ने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए या नहीं किए। ये वो एक चीज इंक्लूड करेगा सेक्शन में। दूसरी चीज वो सेक्शन में इंक्लूड करेगा कि ऑडिट जो है वो उसने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करके किया है। मतलब सेकंड चीज अपने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेक्शन है उसमें सेकंड चीज वो क्या इंक्लूड करेगा कि मैंने सारे स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए, फॉलो करते हुए ही मैंने ऑडिट किया है। उसके बाद वो और क्या इंक्लूड करेगा कि उसने जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी
वो उसने कंप्लाई की है, मतलब जितनी भी रेगुलेटरी, मतलब जो भी जिन भी चीजों का उसको ध्यान रखना था ऑडिट करते टाइम, जो लॉ बोलता है उसने उनका ध्यान रखा है। जैसे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस है ना, कंपनी एक्स्ट्रा लिमिटेशन तो नहीं लगा रही है, ऑडिटर ने कंपनी के साथ कोई अदर देन ऑडिट कोई एंगेजमेंट तो नहीं कर लिया है। तो ये सारे जो होते हैं लॉ बोलता है कि आपको फॉलो करना है, तो ऑडिटर ने वो फॉलो किया है, वो आपको सेक्शन में बताना पड़ेगा। और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने अपना ऑडिट प्रॉपरली प्लान और परफॉर्म किया है, मतलब वेल प्लान्ड ऑडिट किया, आपने रैंडमली ऑडिट स्टार्ट नहीं किया है। तो आपका जो ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन होगा उसमें आपको 3-4 चीजें इंक्लूड करना जरूरी, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कंपनी ने कंप्लायंस किया है नहीं किया है, या फिर कंपनी ने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए या नहीं किए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैंने सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सारे लॉस फॉलो किए हैं, और मैंने अपना ऑडिट प्रॉपरली प्लान किया है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। ऑडिटर की एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कंपनी ने जितने भी लिमिटेशंस लगाए हैं वो उसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि भाई कंपनी ने क्या क्या लिमिटेशंस लगाए हैं, और जो भी लिमिटेशंस है अगर वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिमिटेशंस है तो वो भी लिखोगे, और अगर नॉर्मल लिमिटेशंस है तो वो भी इसमें लिखोगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? बढ़ेंगे आगे। लास्ट इज 6 पॉइंट, दैट इज फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। सेक्रेटल ऑडिट रिपोर्ट की वैसे तो फॉर्मेट क्या होती है, MR3, बट थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी बता सकती है, और थोड़े बहुत चेंजेस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, पर जो बेसिक फॉर्मेट होगा वो MR3 में रहेगा, जो सेक्रेटल ऑडिट का आपको फॉलो करना है। मतलब एक देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो ऑडिटर खुद डिसाइड करता है या ऑडिटी डिसाइड करती है, लेकिन सेक्रेटल ऑडिट रिपोर्ट में ये फिक्स्ड है कि इसका MR3 फॉर्मेट होता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? अच्छा, कोई इंफॉर्मेशन अगर आप प्रॉपरली उस रिपोर्ट में नहीं डाल पा रहे हो तो आप एज अटैचमेंट उसमें डाल सकते हो, अटैचमेंट के उसमें ऑप्शंस होते हैं। आ रहा है समझ में? लास्ट इज सिग्नेचर ब्लॉक शैल मेंशन द नेम ऑफ द ऑडिट फर्म अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन नंबर। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो सिग्नेचर ब्लॉक होता है उसमें आपको आपकी फर्म का नाम लिखना है, साथ में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का नाम लिखना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। साथ में देखो पूरी की पूरी फर्म तो ऑडिट नहीं कर रही है, उस फर्म का कोई एक पार्टनर ऑडिट कर रहा है, तो उस ऑडिटर का नाम आपको लिखना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ ये प्रॉपर प्रैक्टिसिंग सीएस है या नहीं। फिर उसका खुद का मेंबरशिप नंबर लिखना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि वो सीएस भी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद बताना पड़ेगा कि वो एक एसीएस है या फिर वो एक एफसीएस है। एसीएस एफसीएस पता होता है ना आपको, एसीएस जो आप सीएस बनते से आपको डिग्री मिलती है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की, फिर 5-6 साल बाद आप फेलो सीएस बन जाते हो, ठीक है, तो वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। साथ में आपको ऑडिट का जो जिस दिन आपने रिपोर्ट साइन की है उस दिन की डेट और जहां साइन की उसका प्लेस वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर दो लोगों ने साथ में ऑडिट किया है और दोनों ने अलग अलग जगह पे किया है तो अलग अलग सिग्नेचर्स होंगे और अलग अलग डिटेल्स आएंगे, और अलग अलग प्लेस का भी नाम आएगा, और सेम ही जगह किया है तो सेम प्लेस का नाम आएगा। आ रहा है समझ में सबको? बहुत अच्छे से। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स। फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द ओपिनियन, उसमें COTC था, कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी, टाइमलीनेस एंड कॉन्ट्रडिक्टरी। सेकंड पॉइंट क्या था, प्रेसिडेंस की आप अभी तक जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे वो तो आपको करनी है। थर्ड पार्टी ओपिनियन के टाइम पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले थर्ड पार्टी कौन है वो आप बताओ, उससे रिपोर्ट या ओपिनियन लेने की जरूरत क्यों पड़ी वो बताओ। उसके बाद उसने ओपिनियन दिया या नहीं वो बताओ, क्या ओपिनियन दिया वो बताओ, और आप उसका सप्लीमेंट्री टेस्ट भी कर सकते हो। ओपिनियन जो है वो अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड दोनों टाइप के ओपिनियन हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्लेमर ओपिनियन आप वो भी इसमें डाल सकते हो। अगर कंपनी एक्स्ट्रा लिमिटेशन लगा रही है तो सबसे पहले तो आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बोलो हटाने के लिए। अगर वो नहीं हटाती है तो फिर आप मैनेजमेंट पर जाओ, ऊपर तक जाओ मैनेजमेंट तक कि भाई देखो ये आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो मुझ पर से ये लिमिटेशन नहीं हटा रही है। अगर वो लिमिटेशन फिर भी नहीं हटाता है तो दो चीजें हो सकती है, अगर वो ऑडिट एविडेंस लिमिटेशन के कारण जो आप नहीं कलेक्ट कर पाए, अगर वो ऑडिट एविडेंस इमटेरियल है तो आप ओपिनियन दे दो, और अगर वो ऑडिट एविडेंस जो आप नहीं कलेक्ट कर पाए लिमिटेशन के कारण वो अगर मटेरियल है तो फिर आप डिस्क्लेमर दे दो कि मैं कलेक्ट नहीं कर पाया, मैं ओपिनियन नहीं बना पाया।
क्लियर है। उसके बाद ऑडिटर को अपना एक सेक्शन बनाना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस रिपोर्ट के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा लिमिटेशंस है तो वो भी उसको ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में लिखना है। और लास्ट इज फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, जो क्या होना चाहिए, MR3 होना चाहिए। बेसिक चेंजेस आप दोनों मिलके कर सकते हो। और सिग्नेचर ब्लॉक में आपकी फर्म का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसने ऑडिट किया उसका नाम, उसका COP नंबर दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर, मेंबरशिप नंबर, वो एसोसिएट है, वो फेलो मेंबर है, ये सारी डिटेल्स आएंगे। और जो भी रिपोर्ट जिस भी डेट पर साइन की गई है वो, और जिस प्लेस पर साइन की गई है वो, ये दोनों की दोनों चीजें आएंगी। और अगर दो ऑडिटर्स ने मिलकर किया है तो दोनों ने अगर अलग अलग जगह साइन किए तो अलग अलग प्लेसेस और अलग अलग डेट्स आएंगे, और अगर सेम जगह की है तो सेम प्लेस सेम डेट आएंगे। क्लियर है सबको? सो दिस वाज a quick video of what of CSAS3. Now the next video is going to be a what CSAS4. तो आई होप तुम लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं, आई होप तुम लोगों को याद हो चुके हो। क्विकली आप लोग ये वीडियो खत्म करने के बाद मॉड्यूल ओपन करोगे और ये सारे 6 पॉइंट्स क्विकली रीड कर लेना। जो भी आपको डाउट इसमें आए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदर देन दैट, इसके अलावा आपको कोई भी और मुझसे रिलेटेड नहीं, CS से रिलेटेड मुझसे आप लोगों को कुछ बात करनी है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी पर्सनली एज वेल। Okay, so I think let's wind this up. Have a nice day.